जनसुराज से जुड़ने से पहले भी मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर के महफिलों में भीड़ होता है, पैसे देके बुलाए जाते हैं, मतलब कहाँ से आ जाते हैं? कि भाई मेरे आका मुझे टिकट देंगे, मैं जीतूंगा, जनता की ऐसी की तैसी, उस माइंडसेट को तोड़फोड़ करते रहता रहा हूँ। आपने वेंटिलेशन की बात की हॉस्पिटल में, जी, जी, वो जी। तो कम्प्लीटली बंद हो गया। ये थे चेयरमैन साहब से, जी। हमने बोला कि झमटा पुल, बोला जो लोग ये बात कहते हैं उनको टेक्निकल चीजें पता नहीं है, बहुत शोर मचा रहे थे, उसको होना तभी था जब हुआ है, झूठ मूठ का क्रेडिट ले रहा है। मेची नदी तो बनने नहीं देंगे, क्योंकि हम जो प्रोटेस्ट करने वाले वो कुदाल प्रोटेस्ट करने हैं। मैं सरकार को खुलेआम बोल रहा हूँ, हो सकता है इस पर केस बने, कुछ भी बने, आप बांध बनाओगे, हम बांध तोड़ेंगे। देख लीजिए, नीतीश कुमार जी का कोई कंट्रोल कहीं भी नहीं है, वो नाम के सीएम है, सब कुछ अफसरशाही चला रहा है। मेरा पर्सनल आइडियोलॉजी जो है ओवैसी जी के खिलाफ नहीं है। अगर मल्टीपल लोग अच्छी बात कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी प्रशांत किशोर को आप किस तरह से देखते हैं? क्या प्रोस्पेक्टिव है? बिहार में सीट वीट ला रहे हैं कि सब सारे जगह जमानत जब्त हो? AIMM को बी टीम कहते हैं, अरविंद केजरीवाल को बी टीम कहते हैं, प्रशांत किशोर के जनस्वराज पार्टी या पार्टी बनने वाली है उसे भी बी टीम कहते हैं। मैं फैसल जावेद, मैं ये बताता हूं कि जैसे अब तक आप लोगों ने पार्टी के एजेंट को वोट करने आए हैं, तो मैं जनता का नेता हूं, जनता का नेता के बन के रहूंगा और किसी पार्टी का एजेंट नहीं बनूंगा। ये इकरा मतलब क्या होता है? इकरा पढ़ो, कलाम पाक की पहली आयत है और इसका मतलब ये है कि आपको इल्म हासिल करना है। इसके लिए क्या आदेश है, ईश्वरीय आदेश जिसको बोलते हैं वो है, और कलाम पाक की पहली आयत है। आजकल आपके प्रशांत जी बुखारी शरीफ और दूसरे हदीस की किताबों का बहुत ज़्यादा रेफरेंस देते हैं, क्या वजह? मुझे खुशी होती है, शायद हमें लगता है वो हमें भी खुश करना चाहते हैं। आप जनसभा से जुड़े हुए हैं? जी, जनसुराज के विचारधाराओं से, प्रशांत किशोर से कई मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि जुड़ना चाहिए और जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, अभी इलेक्शन वगैरह होने वाला है 2025 में जी, तो क्या आप जनसराज के लिए भावी प्रत्याशी हैं? दर्जनों उम्मीदवार हैं और मुझे भी लगता है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि उनका आप देखे होंगे, उन्होंने कहा है कि जो लोग मेहनत करेंगे, जिनका जनादेश होगा। और जनसुराज से जुड़ने से पहले भी मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ। वो डिपेंड करता है सर्वे में, अगर सर्वे में मेरा नाम आएगा तो ऑब्वियसली हम उम्मीदवार होंगे, अगर किसी और का नाम आएगा तो वो भी हो सकते हैं। तो मेरा पूछने का मकसद ये था, जो आपसे हदीस की बात आप कर रहे थे और प्रशांत जी के भाषणों में काफी नजर आ रहा है मुस्लिम वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों कर रहे हैं? जो ये तबका है जिसको काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से उनका सपोर्ट लेने के बाद उसे नजरअंदाज किया। जाहिर सी बात है, जो लोग नाराज होंगे किसी से उसको मनाना आसान है, तो वो और उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी आबादी काफी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी राजनेता चाहेगा कि वैसा तबका जिसको ठगा गया है उसका कुछ भलाई करके, उसका और भी अच्छा करके अपने तरफ जोड़े। मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ अभी मौजूद हैं फैसल यासीन जावेद साहब, जो अररिया के बड़े एक्टिविस्ट में इनकी गिनती आती है। अररिया का मुद्दा इनका एक बैनर है जिसके अंदर में ये कई तरह के मुद्दे पर हमेशा चर्चा करते रहते हैं, जैसे हॉस्पिटल का मामला हो, रेलवे स्टेशन का मामला हो, और भी बहुत कुछ। जाने अररिया का मुद्दा है क्या एक्चुअल में? एक्चुअली अररिया का मुद्दा एक आम लोगों का संगठन है, तो जिसमें है कि अररिया के जो लोकल इश्यूज होते हैं उसको हम लोग प्रायोरिटाइज बेस पे लिस्टेड करते हैं। उस लिस्टेड नेताओं को इससे अवगत कराते हैं कि आपको ये काम करना होगा, अदरवाइज वी विल टेक द एक्शन। जाहिर सी बात है, जब एक्शन की बात होगी तो वोट के थ्रू होगी। थ्रेट कर रहे हैं? ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में एक थ्रेट बहुत ज्यादा जरूरी है, नेताओं के अगेंस्ट फ्रॉम द पब्लिक के, तो वो हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तोड़फोड़ करते हैं? उनका वोट बैंक को तोड़फोड़ करते हैं और उनका जो एक माइंड सेट है कि भाई मेरे आका मुझे टिकट देंगे, मैं जीतूंगा, जनता की ऐसी की तैसी, उस माइंड सेट को तोड़फोड़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब जो ये प्रशांत किशोर जी आए, मुद्दा अररिया का कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा गया, मतलब कहाँ चले गए? अररिया का मुद्दा तो कुछ दिख नहीं रहा, क्या हो गया? देखिए, अररिया का जो बेसिक मुद्दे हैं उसका एक लिस्ट है। वो लिस्ट जितने भी प्रत्याशी थे विधानसभा के पिछले चुनाव में, उन सबको सौंप दिया गया था, उन सबसे साइन करा लिया गया था। उसमें मैक्सिमम में जो है अररिया विधायक फेल्योर रहे हैं करने में,
और जो अपोजिशन के जो लीडर थे वो भी उनको उठाया नहीं। तो क्या हम लोग दो लगातार, चार गिनाइए, क्या 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 मुद्दा है? हमें बता रहा हूँ, आपने वेंटिलेशन की बात की हॉस्पिटल में, जी, जी, वो जी। तो कंप्लीटली बंद हो गया। मैं तो हमने देख रहा हूं वेंटिलेशन कि की वो बात एक्टिव की, हुआ भी नहीं। हमने और वेंटिलेशन की, आपने जब से ये, हमें पता है, ये हम मीडिया में रहते हैं, जी, जब से आपने शोर मचाया है और आज तक एक्टिव नहीं हुआ, आपको ऐसा नहीं लगता कि नुकसान हो गया? एग्जैक्टली। अररिया में हमने सीटी स्कैन, एक्सरे, ब्लड बैंक का हंगामा किया था, वो हुआ। और एक चीज, जो चीज ऑफिसर के पास होता है उसको हम तो पैसे में ले लेते हैं, लेकिन जो चीज नेताओं के पास होता है यहाँ के, जैसे रेलवे स्टेशन रोड हो गया, कुछ पुल हो गए, जैसे झमटा कौवाचार पुल हो गया, नेताओं को समझ में नहीं आता। नेताओं को झमटा पुल की आपने बात की, जी। हम मिले थे चेयरमैन साहब से, जी। हमने बोला कि झमटा पुल, बोला जो लोग ये बात कहते हैं उनको टेक्निकल चीजें पता नहीं है, बहुत शोर मचा रहे थे, उसको होना तभी था जब हुआ है, झूठ मूठ का क्रेडिट ले रहा है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं नेताओं को ये चीज पब्लिक को बताना होता है कि मैं सुपीरियर हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मुझे जानकारी है। इस जानकारी के का ये करके लोगों को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला जाता है कि आप एक लेमैन हो, आपको ये समझ में नहीं आएगा। प्रोसेस होता है, प्रोसेस में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से 25 साल से 100 साल तक लग सकता है। तो नेता उस प्रोसेस में बताते हैं। अगर कोई भी काम करेंगे, अगर आप घर से यहां से चल के आए हैं, आप कार से आए होंगे, कार पे बैठे होंगे, तो आप हर एक चीज का प्रोसेस, मुझे कार पे बैठने में 1 घंटा लगेगा, चाबी देने में 2 घंटा लगेगा, और वहां पहुंचने में, उतरने में 3 घंटा लगेगा। इस तरह करते करते आप मुझे ये बोलोगे कि अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, अभी तो मैंने पेट्रोल ही लिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जनता को ये बोलते हैं, आपका प्रोसेस क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने वहां पे ईंटा गिराया और आपका मजदूर आ गया, तब से मैं कैलकुलेट करूंगा कि काम शुरू होगा। अगर आप कागज पे 5 साल तक या 20 साल तक भी काम करेंगे तो मैं उसका नंबर इन नेताओं को 0 देता हूं। कोसी मेची नदी जोड़ी योजना पे अभी मैंने देखा था कि आप एजिटेशन कर रहे थे, जी जी। मीडिया में थोड़ा आने का शौक है आपको? हाँ, बिल्कुल मीडिया में आने का शौक है। वो शौक सिर्फ फैसल जावेद यासीन को हाईलाइट करने का नहीं है, वो शौक इसलिए है कि अगर कोसी मेची नदी का मामला रामपुर मोहनपुर के लोग उठा रहे हैं, या अररिया बस्ती के लोग उठा रहे हैं, या झमटा के लोग उठा रहे हैं, हम उस चीज को मीडिया में इतना डाल दें और ताकि बाकी लोग भी देखें, उनको भी शौक जागे। जो आप कह रहे हैं मीडिया में आने को देखते हैं, एक चीज और, आपको लगता है सोशल मीडिया देखते भी हैं वो? फैसल भाई, आपके बात में कंट्रडिक्शन है। आपने अभी कहा था कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई, अररिया का मुद्दा तो अब दिख नहीं रहा है। आपने वो देखा होगा कोसी मेची नदी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हम उस जगह पे बैठे हुए थे जहां आज से 4-5 साल के बाद अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो वहां बैठने के लायक नहीं बैठेंगे। या तो वहां बालू रहेगा, यहां तो पानी रहेगा। वो जो हुआ है वो प्रोटेस्ट अररिया के मुद्दा के बैनर तले हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो क्वेश्चन था उसको मैं मतलब नलीफाई कर देता हूं कि अररिया का मुद्दा जो दिखता नहीं है, दिखता है, और उसके काम भी होता है। तो कोसी मेची नदी जोड़ योजना, इसमें क्या एक्शन हुआ? क्या सरकार ने कुछ एक्शन लिया, आपकी सुनवाई की? मुझे तो नहीं लगता कि सरकार में बैठे लोग हैं वो सोशल मीडिया को देखते भी हैं। आपको लगता है ये लोग देखते हैं? आज से 11-12 महीना पहले हमने नीतीश कुमार जी को और अररिया डीएम को लेटर लिखा था कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है, लोगों में बहुत ही मतलब कि विरोधाभास है, क्या होगा नहीं होगा, कृपया आप ये क्लियर कीजिए कि ये योजना है क्या, ये महानंदा बेसिन योजना है, या कोसी मेची नदी योजना है, या फिर कोई और योजना है, या जमीन लिया जाएगा तो कितना लिया जाएगा, मुआवजा कितना होगा। एक्चुअली जहां तक अभी मालूम चल रहा है कि जो महाड़ होता है ना, जिसको आप ऊंचा करके जो टीला बनाते हैं, वो उस एरिया का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन इन सब चीजों का जब हमने सीएम को लेटर लिखा तो सीएम ने इसको वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया, और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लाख कोशिश करने के बाद वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, और अंदर खाने कुछ ऑफिसर से बात कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि महानंदा बेसिन एक योजना था, अभी भी वो योजना है, उसके लिए पैसे आए, काम हुआ, लोगों ने विरोध किया तो वो काम रुक गया। जाहिर सी बात है, पैसे कुछ एडवांस में उठाए गए। सपोज कीजिए कि अगर 100 करोड़ का काम था तो 2 करोड़ उठा लिया गया और वो काम हुआ नहीं। जब वो काम हुआ नहीं तो अब आगे और काम हो नहीं सकता है, तो पैसा आप ले नहीं सकते हैं। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि एक कोसी मेची नदी प्रोजेक्ट भी लाओ, जिससे हम मिट्टी का टीला बनाएंगे दोनों तरफ, उसमें से कुछ पैसा उठा जाएगा, बाद में पब्लिक विरोध करेगी तो वो वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा।
तो कुछ पैसा जिस तरह महानंदा बेसिन के नाम पे उठा लिया गया है, और हम लोग के विरोध के बाद कोसी मेची नदी तो बनने नहीं देंगे, क्योंकि हम जो प्रोटेस्ट करने वाले वो कुदाल प्रोटेस्ट करने हैं। मैं सरकार को खुलेआम बोल रहा हूं, हो सकता है इस पर केस बने, कुछ भी बने, आप बांध बनाओगे हम बांध तोड़ेंगे, क्योंकि उससे हमारे यहाँ सुखाड़ और बांध का काफी समस्या होगा। और वो ये लगता है कि जब पब्लिक विरोध करेगी, रोक लेंगे, तो उन लोगों से 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 8-9 हजार करोड़ निकाल लेंगे, वो उनका यही टारगेट है। आप तो बिल्कुल डायरेक्टली एलिगेशन लगा रहे हैं कि खाओ पकाओ अभियान बन के रह गया है। क्या कहना चाह रहे हैं? भाई खाओ पकाओ अभियान ही है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अभी प्रशांत किशोर को आप किस तरह से देखते हैं? क्या प्रोस्पेक्टिव है? बिहार में सीट वीट ला रहे हैं कि सब सारे जगह जमानत जब्त होगी? प्रशांत किशोर को देखने से पहले, प्रशांत किशोर से पहले जो जो लोग यहाँ पे हैं उनको हम किस तरह देखते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव को हम इस तरह देखते हैं कि वो नीतीश के झूला के सामने खड़े रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं, चाचा अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। नीतीश कुमार से बोलते हैं रुक बेटा तुम्हें भी झुलाऊंगा। फिर भाजपा का भी यही काम है, कांग्रेस का भी यही काम है। एक आदमी जिसके पास 42 सीट है, जिसको सत्ता पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, नाम का सीएम बन के बैठे हुए हैं बिहार में। आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी का कोई कंट्रोल कहीं भी नहीं है, वो नाम के सीएम है, सब कुछ अफसरशाही चला रहा है। वैसे केस में उस आदमी के पीछे तेजस्वी यादव मांगते हैं उनसे कि चाचा अब हमें उप मुख्यमंत्री बना दो। फिर कांग्रेस आ जाती है, फिर भाजपा आ जाती है। एक 42 जो अल्प मत में जो लोग हैं उसके पीछे सारे लोग नतमस्तक है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन करता हूं इनके मेंटल कैपेबिलिटी पे, तो ये क्या सोचते हैं। ऐसे लोग तो ये तो दरकिनार हो गए, साफ दरकिनार हो गए, हर तरह से हो गए। रहा प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर जी का अब तक मैंने जो भी देखा है सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। क्लियर बात कर रहे हैं, अपना फंड बता रहे हैं, लोगों से फंड ले रहे हैं, 100-100 रुपए की बात कर रहे हैं कि हर पब्लिक से लेंगे। तो ये क्लियर आ रहा है कि उनका जो फंड है वो भी क्लियर हो रहा है कि कहां से आ रहा है। और दूसरी बात है कि मैं अररिया की राजनीति करता हूं, क्योंकि देश दुनिया के लिए सोचने के लिए यहां से लेके पूरा वर्ल्ड तक एक कोने से सब कुछ है। मुझे लगता है कोई एक बंदा होना चाहिए जो अररिया के लिए ईमानदारी से सोचे। मैं अररिया के लिए ईमानदारी से सोच रहा हूं, तो मुझे जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि कहां से पैसे आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं, तो कोई अररिया के लिए सोचे। तो मेरा ये है कि अररिया जो बिहार का सबसे पिछला डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए कोई एक स्पेशल काम तो होना चाहिए ना। हर कोई पूरा इंडिया के लिए सोच रहा है। सोचो फैसल जावेद यासीन अगर अररिया के लिए सोच रहा है और उस चीज को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, कुछ समझ रहा है कि हाँ भाई कोई बंदा है, उनको मेरे संगठन के बारे में पता है, तो जाहिर सी बात है वो वो मुझे मतलब अट्रैक्ट करते हैं। अभी मार्केट में एक नया टर्म आया है, शायद आपने सुना हो कि नहीं, बीजेपी की बी टीम तो पुरानी बात हो गई, अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का स्लीपर सेल है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो जो लोग इसको स्लीपर सेल बोलते हैं तो मुझे लगता है उनको स्लीपर सेल का डिफिनेशन पता नहीं है, तो इस पे कोई जवाब देने की बात बनती नहीं है। देखिए अब मैं जब भी बात करता हूं अररिया के प्रोस्पेक्ट में बात करता हूं, जब हैदर यासीन साहब अररिया से पप्पू यादव के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, जिस टाइम में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, तो पूरे लोगों ने प्रोपेगेंडा करके उन्हें बी टीम घोषित करके वोट भी मतलब कि हरा दिया। और मुझे बताइए 2014 के बाद मतलब कि आफ्टर मोदी फैक्टर वो कौन सी पार्टी है जिसे बी टीम नहीं कहा गया है। अगर फैसल कलीम साहब भी अगर एक पार्टी बनाएंगे, सबसे पहला काम होगा उसे किसी न किसी पार्टी का बी टीम घोषित ना करके खत्म कर देना। यानी आप कह रहे हैं कि लोग ये एलिगेशन लगाते ही रहते हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है? नहीं, ये चिंता की विषय है। जो लोग एलिगेशन लगाते हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि उनको ये सोचना चाहिए कि वो उनको इतना नुकसान होने के बाद भी जो ऊपर से एक हवा चलाई जाती है उसका वो शिकार हो रहे हैं, तो उन पे हमें तरस आती है। अच्छा ये बताइए कि ये मुस्लिम सियासी क़यादत की बात करते हैं, ये कल मैं कहीं सुन रहा था तो वो सचर कमेटी रिपोर्ट की बात कर रहे थे और सब जो मॉब लिंचिंग है उसकी बात कर रहे थे, या दूसरे जो हकूक हैं मुसलमानों के उसकी बात कर रहे थे जी। तो AIMIM भी यही बात करती है, क्या फर्क है? देखिए फर्क ये है कि देखिए मेरा अपना सोच कुछ अलग हो सकता है। AIMIM को बी टीम कहते हैं, अरविंद केजरीवाल को बी टीम कहते हैं,
प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी या पार्टी बनने वाली है उसे भी बी टीम कहते हैं। ये कहते ही रहेंगे, हर किसी को अधिकार है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों पार्टी में क्या फर्क है, साथ क्यों नहीं काम कर रहे हैं आप लोग? तो अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं तो क्लियर बोल रहा हूं कि मुस्लिम क़यादत की बात जो है, प्रशांत किशोर ये नहीं कहते, सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, अवैसी सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, दलितों और पिछड़ों की भी बात करते हैं। अच्छा, दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं। तो मेरा पर्सनल आइडियोलॉजी जो है अवैसी जी के खिलाफ नहीं है। अगर मल्टीपल लोग अच्छी बात कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्या हाथ मिलाएंगे इलेक्शन में आप उनके साथ? मैं तो उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो अररिया की टीम है, सबसे मेरी हाथ के गला मिला हुआ रहता है, तो मैं हमेशा अररिया प्रोस्पेक्ट में बात करूंगा आपसे। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि आप जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, जी जी हो सकता है आपको टिकट भी मिल जाए, कल जी, आप जी। एमएलए में आएंगे। जी जी। मैं कह रहा था कि जन स्वराज और एआईएम मिलके चुनाव लड़ेगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है अभी। तो क्या रीजन क्या है? आप तो बता रहे हैं कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं, कुछ क्या नहीं। अनकॉमन क्या बात है? कुछ अगर आपको एक स्टेट में पॉलिटिक्स को लाना है और अपनी बातों को रखना है तो साथ मिलके लड़ने में क्या दिक्कत है? हम लोग कुछ अलग, कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो सोचते हैं कि अपने बल पे किया जाए ताकि कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। नहीं समझ नहीं पा रहा, क्लियरफाई कीजिए। हम लोग कुछ अलग और बेहतर करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि बिना किसी गठबंधन के काम हो, ताकि गठबंधन का जो खींचातानी होता है, कल होकर गवर्नमेंट बनेगी तो उन सब से बच के पब्लिक के जो इश्यूज हैं उस पर फोकस करें। आपने गठबंधन की राजनीति का असर देख लिया, बिहार में 42 सीट लाके नीतीश कुमार हर किसी को नचा रहे हैं, झूला पे अपने झुला रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं कर जाते हैं। अवैसी भी हैं, अच्छे हैं, मीम भी अच्छा है, लेकिन अलायंस की राजनीति हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं। आरएसएस के बारे में वो कह रहे थे कि आरएसएस एक सोच है, संगठन है, इसने काफी मेहनत की है, तो अगर आरएसएस से लड़ना है बिहार में, मैं प्रशांत जी का स्टेटमेंट आपको सुना रहा हूं, उन्होंने बोला है कि अगर लड़ना है बिहार में तो जितने कांग्रेस वाले हैं, जितने समाजवाद हैं, सबको एक साथ आना होगा। तो क्या गठबंधन की राजनीति की तरफ इशारा कर रहे थे? कहना क्या चाह रहे थे वो कांग्रेस और लालू से अलायंस करने वाले हैं? जब आप कांग्रेस की बात करते हैं तो मैं गांधी का कांग्रेस, हलीमुद्दीन का कांग्रेस, मोहम्मद यासीन के कांग्रेस की बात कर रहा हूं। उस विचारधारा के जो लोग हैं और जो कम्युनिस्ट जो पुराने हैं, उस विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं आप? नहीं, उनके लोग, मतलब राहुल गांधी के लोग नहीं, जो कांग्रेस विचारधारा से है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अलग है आज के दिन में और कांग्रेस का विचारधारा बिल्कुल अलग है। आप किसी विचारधारा के नाम से कोई पार्टी बनी है और उसका विचारधारा बिल्कुल खत्म हो गया है। आप देखिए, कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देती है कि जो बोल ना पाए, जिसके मुंह में जुबान ना हो। तो वो कांग्रेस, उस जमाने में जो कांग्रेस थी, तो उनको ऐसे लोग चाहिए था जो बोल पाए, अपनी बात रख सके। अब वो कांग्रेस नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो वो कांग्रेस, जो एक्चुअल कांग्रेसी लोग हैं, जो चाहते गांधी विचारधारा को, कौन है? अंबेडकर, वो हम लोग हैं, जो गांव गांव में लोग हैं, जो गांधी जी के कहते हैं, जो पंचायत राज को सशक्त करना चाहते हैं। पंचायत राज को आज खत्म कर दिया गया है, जनप्रतिनिधि बहुत ज्यादा परेशान है, बस एक नाम मात्र का रह गया। वो लोग जो गांधी की विचारधारा से, अम्बेडकर विचारधारा से हैं, वो लोग इधर आएंगे, जरूर आएंगे। ये बताइए, आप इलेक्शन में जाएंगे, किन मुद्दों को लेके जाएंगे? ऑब्वियसली मैं जब इलेक्शन में जाऊंगा, लोकल इश्यूज पे जाऊंगा, मैं आपके मुद्दे, आम लोग मुद्दे पे जाऊंगा। मैं यहाँ बैठता हूँ, 10, 20, 25 लोग डेली आते हैं और कहते हैं कि ये मोटेशन जो सरकार का फीस 0 है, मुझे 5-6 हज़ार रुपये देना पड़ा, उसके बाद भी हम दौड़ रहे हैं। तो हम कहेंगे, हमें अगर आप जिताते हैं, और गारंटी देता हूं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, हम इसको खत्म करेंगे। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो हम आपको लेकर रोड पे आएंगे। हमें ये टेंशन कभी नहीं होगा कि भाई मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा टिकट कट जाएगा। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी और कांग्रेस के जो भी विधायक हैं वो नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि कल होकर नीतीश कुमार का अलायंस हमसे हो जाएगा तो मेरा टिकट भी काट दिया जाएगा। नीतीश कुमार कहेंगे उसको टिकट ना दीजिए। हम ऐसी व्यवस्था को खत्म करके, जब हमारे पास ताकत होगा तो हम इन लोगों को सस्पेंड कराएंगे, बर्खास्त कराएंगे। अगर हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है तो जनता की जो ताकत है उसको हम रोड पे लेके आएंगे, क्योंकि जब जन समर्थन होगा तो उससे बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे कोई पार्टी का दलाल नहीं बनना है, जनता का एजेंट बनना है।
पार्टी का एजेंट नहीं बनना है, जनता का नेता बनना है। इस पे हम लोग काम करेंगे। एक बात बताइए, आप इतने टाइम से जनसुराज से जुड़े हुए हैं और काफी प्रोग्राम में आप जाते भी हैं उनके, तो आपको जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया, अली रेजा साहब को बनाया गया, कोई खास कारण है? जी, पार्टी को जो अच्छा लगा और वैसा किया गया। एक्चुअली मेरी व्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है। अब जनसुराज में जुटने से पहले भी लगातार मैं काम कर रहा हूँ। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो 25 साल का एक्सपीरियंस ऐसे जोड़ते हैं कि सपोज कीजिए कि वो आदमी ने 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया 1 साल में करके, तो उसका मेरा डेली का है। तो मैंने ये प्रीफर किया कि बिना किसी पोस्ट के मुझे जनता के बीच जाना है, तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे जिला का नहीं संभाल सकता हूँ। मेरा फोकस है कि मैं थोड़ा सा अररिया प्रखंड में कुछ करके दिखा दूं, उसके फिर आगे बढ़ूं। प्रशांत किशोर के महफिलों में भीड़ होता है, पैसे देके बुलाए जाते हैं, मतलब कहाँ से आ जाते हैं? मैं एक लेडी से बात भी कर रहा था, तो हम लोग गए हुए थे, हमारी टीम भी गई हुई थी, हमने पूछा भी उससे कि उनको तो नाम भी नहीं पता, बोला किसी ने कह दिया तो हम चले आए। वो कैसे हो, क्या कैसे भीड़? कई बार क्या होता है ना, जैसे झुआ में मानिकपुर में प्रोग्राम हुआ था, हमारे लोग गए थे, हमने प्रचार किया, तो वो कि कुछ लोगों को लगा कि फैसल जावेद यासीन का प्रोग्राम है, कुछ को लगा कि प्रशांत किशोर का प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं, कुछ लोग फैसल के नाम पे आते हैं, उनसे फिर आप मीडिया डालते हैं तो आप किसके प्रोग्राम में आए, प्रशांत किशोर जानते हैं नहीं जानते हैं। जाहिर सी बात है कि जो उनके प्रशांत किशोर फॉलोवर हैं वो भी बहुत सारे लोगों को ला सकते हैं। आपने देखा होगा हजारों लोग मतलब कि झुआ में आए थे, हजारों लोग मानिकपुर में आए थे, तो होते हैं जो उनके सपोर्टर होते हैं, उनके सपोर्टर भी आते हैं। आपके नेताजी को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा कुछ बातों पे आ सकती है, तो ये फीडबैक आप दीजिएगा उनको। क्या आखिर में आप ये बताइए, आप इलेक्शन में जाने वाले हैं, आप अपने बारे में बताइए लोगों को कि लोग अगर आप इलेक्शन में आए तो लोग आपको वोट क्यों करें? मैं फैसल जावेद, मैं ये बताता हूं कि जैसे अब तक आप लोगों ने पार्टी के एजेंट को वोट करने आए हैं, तो मैं जनता का नेता हूं, जनता का नेता के बन के रहूंगा और किसी पार्टी का एजेंट नहीं बनूंगा। और अररिया का मुद्दा, और लोग पूरी दुनिया की बात करते हैं, मैं लोकल इश्यूज पे बात करूंगा और आपके पास जाऊंगा, डोर टू डोर जाऊंगा, आपसे बात करूंगा और आपके जो इश्यूज होंगे उसको रेज करूंगा। जो मैं खुद नहीं कर पाऊंगा आपको रोड पे लेके आऊंगा और आपकी ताकत दिखाकर, आपकी आंख दिखाकर बड़े से बड़े सरकार से आपका काम जरूर कराऊंगा। आपने हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।